हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखो दोस्तों, हम लोग जो है ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा 2017 में हुई थी, जिसमें जेल वार्डन और फायरमैन ये उसका पेपर है। ये 25/10/2018 को हुआ था। हम लोग 26/10/2018 का पेपर कर चुके हैं। ये 25/10/2018 वाला पेपर है। चलिए, इसमें जो जीएस का जो पार्ट है आज हम लोग इसको देखेंगे। फिर इसके बाद आपके लिए फिर हिंदी की जो है आ जाएगा। और मैथ में अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ, इसके जो है मैथ का भी मुझे कराना है, क्योंकि मैंने बोर्ड आपके लिए ऑर्डर कर लिया है। बोर्ड आ गया है, बस ट्राईपैड नहीं आ पाया है। ट्राईपॉड आते ही, जैसे ही ट्राईपॉड आ जाता है, मैं इसको जो है पूरा फिट करा के और फिर रूम में बाकायदा लाइट वाइट सब जला के आपको बोर्ड पे इसको सॉल्व कराऊंगा। तो उसके लिए बस पैटर्न ये रहेगा कि जो भी पेपर हुआ करेगा, मैं क्लास से पहले उसको जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग लाइव क्लास में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप वहाँ पे आके देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं जो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता रहूँ और वो भी चीज़ हो जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और रही बात जो वीडियो एडिटिंग की, तो दोस्तों वीडियो एडिटर भी मेरे पास नहीं है जिसमें मैं कह दूँ कि हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी देखिए स्क्रीन पर आ गया, तो वो भी नहीं आ पाएगा ऐसे। तो आपको थोड़ा सा साथ यहाँ पे ये देना पड़ेगा कि उसकी जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? वो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। तुरंत आप लोग डाउनलोड कीजिए, लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग उसको लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ट्राईपॉड जो है ऑर्डर किया था, वो दिखा रहा था मंडे आज के लिए, लेकिन वो आज भी नहीं आ पाया है। तो इसका मतलब अब उन्होंने थर्सडे तक बता दिया है। तो थर्सडे तक जैसे ही वो आता है, उसको मैं पूरे जो है रूम में आराम से उसको फिट करा के, बोर्ड को फिट करा के, कि जिससे वो सारा पैटर्न बन जाए, और बनते ही मैं आपके लिए जो है क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसमें मैथ आपको रेगुलर फिर मिलने लगेगी। बस ये है कि फिर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग भी उसमें साथ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो 38 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, मैं आपको उसमें 34, 33, 35 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने की क्षमता रखता हूं, और मैं आपको करा भी लूंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम था ब्लैक पैंथर, ठीक है। ये कौन, क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम था ब्लैक पैंथर। एक सेकंड, इसका पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो जो शिमला समझौता हुआ था दोस्तों, वो 1972 में हुआ था। क्यों? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी के जो है उसी युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया था, जिसका नाम था शिमला समझौता। और ये 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया था। चलिए फिर 3 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 2018 में किस शहर में नाबार्ड में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था? तो जो 2018 की बात है, ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन है, तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये लखनऊ में हुआ था। चलिए फिर 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लैगार्ड किस देश से संबंधित है? देखिए ये करंट का भी क्वेश्चन है और ये एक तरीके से जीएस का भी क्वेश्चन है। तो क्रिस्टीना लैगार्ड जो थी वो कहाँ की हैं? तो ये फ्रांस की हैं, ठीक है। जो क्रिस्टीना लैगार्ड थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसको IMF बोलते हैं, ठीक है, ये उसकी उस समय पे प्रबंध निदेशिका थी, ठीक है। और ये फ्रांस से संबंधित हैं। ये 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 11वें प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है। ये 6 जुलाई 2016 में इनका दूसरा कार्यकाल, 5 वर्षीय कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। तो 16-5-21, ये 21 तक तो रही थी। चलिए फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है खून में कोशिका की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिखा हुआ एंथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, यही जो है हमारे रक्त के जो थक्का जमता है हमारे खून में, ये इसके लिए ये जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। अगर रक्त का थक्का ना जमे तब क्या होगा? तब अगर मान लीजिए आपके चोट लग जाती है तो खून आपका बहना बंद नहीं होगा, खून बहता रहेगा। और रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है। देखिए मैंने आपसे बहुत कहा है, हर बार कहा है, जब मैंने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया भी था तब भी मैंने कहा था कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके इसमें साइंस का पोर्शन भी अच्छा खासा मैनेज करता है। अगर आप ये चीज़ें करते नहीं हैं तो आप सोचिए थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तैयार करके अगर आपसे 4 नंबर भी 4 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए उसने, तो सोचिए 4 क्वेश्चन से 8 नंबर आगे हो जाएगा। 8 नंबर का मतलब है लाखों बच्चा आगे हो गया वो, ठीक है। मान लीजिए 190 मेरिट गई और उसके 198 हैं, तो 100% वो तो रेस के बाद तो जो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यूथ की बुक है, मैं उससे आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा पूरा। उसके अलावा जीएस के नाम पे आपको जीएस के लिए भी मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ बुक ही कराऊंगा, मैं आपको और भी कराऊंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको भैया साथ देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। चलिए 6 नंबर तो हो गया आपका। अच्छा 6 नंबर का आंसर नहीं बताया, तो जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, किसके और किससे बीच में होती है? देखो नॉर्मली हम लोगों की जो धड़कन होती है वो कहा जाता है दिल 72 बार धड़कता है। तो 72 बार का मतलब ये हो जाता है कि जब आदमी आराम कर रहा होता है, रिलैक्स मोड में होता है, तब 72 बार होती है। कभी कम और ये कभी ज़्यादा भी होती है, लेकिन जब 72 बार के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब 60 से 75 के बीच में, जब आदमी बिल्कुल रिलैक्स मोड में होता है तब उसकी धड़कन जो है, दिल की धड़कन, वो 60 से 75 बार तक धड़कती है। आज के टाइम में तो वॉच आ गई हैं इतनी ज़्यादा, आप वॉच को हाथ में बांधिए, उससे आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं अपनी धड़कन को। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या लिखा हो कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है? अच्छा एक बार ढाल दिया गया, उसके बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, फिर वो है टूट ही जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी, लेकिन वो नरम नहीं की जा सकती। तो इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है वो कौन सी होती है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अच्छा इसमें नहीं किए जा सकने वाले हैं, ठीक है। अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब जो कि गर्म करने पर मुलायम, किंतु अधिक गर्म करोगे तो क्या हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। इसके पश्चात यदि इसे पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? इनके उदाहरण कौन से हो जाएंगे? बेकेलाइट, ठीक है। जबकि पॉलीथीन क्या होती है? ये आप गर्म करिए, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद फिर आप इसको गर्म कर लीजिए तो नरम पड़ जाएगी, ये सब हो जाता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाती है। चलिए फिर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर में लिखा हुआ है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में 1 से मूत्र विसर्जित करता है। मतलब 1 से कितने लीटर मूत्र जो है विसर्जित करता है, ठीक है। 1 लीटर से लेके कितने लीटर तक, तो जो सामान्य 24 घंटे में अगर कोई मनुष्य की बात की जाएगी तो वो कितना लीटर जो है पानी अपने शरीर से निकालता है पेशाब के तौर पर, तो वो निकालता है 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक। अगर इससे ज़्यादा आप पेशाब कर रहे हैं तो आपको एक बार डायबिटीज़ चेक करा लेनी चाहिए अपनी। चलिए फिर देखिए 10 नंबर देखिएगा, लिखा हो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में को घोषित किया गया था। किसको? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? वो भारत से मानी जाती है, ठीक है। ये इसका उद्घाटन सबसे पहली बार जो है कह सकते हैं कि सबसे पहली बार जो है इसको किसने विस्तृत रूप से मनाया था? तो नरेंद्र मोदी जो है 2014 में इन्होंने ही इसको पहले रूप से मनाया था। 21 जून 2015 को ये सबसे पहली बार मनाया गया था, जिसको देश विदेशों में फैलाने का श्रेय जो है वो मोदी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया था। चलिए फिर 11 नंबर देखिए क्या लिखा है। 1943 के विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अब देखिए विटामिन के आ गया। विटामिन के का काम क्या होता है? आपके रक्त के थक्के को जमाना, इसका काम होता है। इसकी जो खोज की थी या जिसको जो है आविष्कार किया था किसने? डोजी एंड डैम ने किया था। किसने? डोजी और डैम ने, ठीक है। ये 1943 में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। विटामिन के किसका काम करता है? रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। चलिए फिर लिखा हुआ है इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक जो है वो कौन है? तो इनके जो लेखक हैं शंकरन नायर जो हैं, के शंकरन नायर इनका नाम है। इन्होंने ही ये किताब लिखी है, ठीक है। और ये 1986 से 1988 तक जो है सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे हैं।
ठीक। चलिए, किताबों के बारे में जो हम लोग चर्चा तब करेंगे क्योंकि अभी किताबें जो कुछ अभी करंट अपडेटेड हो रही है, करंट अपडेट हो जाए उसके बाद में हम लोग करंट के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि करंट आपके लिए जो है पेपर में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगी। चलिए 13 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो ये कौन सा संशोधन था जिसकी वजह से जो है राज्य विधानमंडलों माल और सेवा कर को, यानी कि जीएसटी की बात की जा रही है, तो जीएसटी कौन सा संशोधन था? तो ये 2000 में किया गया था, 122वां संशोधन था 2014 में जो किया गया है। ठीक है, लोकसभा में ये प्रस्तुत किया गया था। 122वां संविधान 2014 जो है ये विधानमंडलों माल सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये किस में थी? 122वें संविधान संशोधन में थी। विधायिका जो है 2014 में जो है इसको संशोधित किया गया था। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 14 नंबर में लिखा हुआ है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम पर अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ये एक तरीके का वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में बग प्रदान कर देता है। फिर उसके बाद में चीज़ें जो हैं आपको समझ में नहीं आती हैं कि किधर से किधर करनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, ये दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है, या कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण, या कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में गड़बड़ियां कर देता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर में जो है, जो आप अपना काम असली इरादे से करना चाहते हैं वो नहीं होता है, उसमें आपको क्या करता है? गुमराह करता है। ठीक है, चलिए देखिए, कंप्यूटर के लिए तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर की पर डे क्लास हम लोग ले ही रहे हैं। कंप्यूटर की जो है एक क्लास चल रही है, जिसमें हम एक वीडियो रोज़ आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, आप उसको देखते रहिए, उससे कंप्यूटर बाहर नहीं जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए क्या लिखा है। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 भारतीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो सौरभ चौधरी जो है वो मेरठ से संबंधित हैं। 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 26 तारीख में भी देखने को मिला था और 25 तारीख में भी देखने को मिला है। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जब यहाँ पे नहीं की बात आएगी तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कल्याणी नदी लिखी हुई है ये यमुना की सहायक नदी नहीं होगी। ठीक है, बाकी यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, आपको पता है। ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ये भी पता है। और यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यूपी का पोर्शन। इस बार आपके लिए जो आपका यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, इसमें आपका यूपी का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आप लोग इसको ध्यान रख के काम कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत एक कह सकते हैं ना कि आपको अगर ये 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आपको बहुत बड़े इसमें फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि यूपी का पोर्शन इतना ज़्यादा है नहीं जो याद ना हो सके। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत आसानी से याद हो सकती है। आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में करा दूंगा, आप पूरी तरीके से इसको याद कर लेंगे। चलिए 17 नंबर, मृदा जिसमें प्रमुख रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जौनपुर का जो क्षेत्र पड़ेगा, ये उस जिले में पोटास की कमी वाली मृदा पाई जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है? बुंदेलखंड याद रखिएगा, जो बुंदेलखंड है दोस्तों ये दक्षिण और मध्य जो है प्रदेश के लगभग पूर्व में स्थित है। ठीक है, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लगे हुए जितने भी जिले हैं उनमें से 7 जिले ऐसे हैं जिनको हम बुंदेलखंड का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये जो दे रखा है कि जो महोबा, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। बाकी चंदौली, औरैया, एटा, ये सब जो हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं जब आपको यूपी पढ़ाऊंगा तो इसको विस्तारित रूप से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे निकलती हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो दक्षिण के जो यमुना नदी जो है दक्षिण के नहीं ये हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश से जितने भी जिले लगते हैं उनमें से 7 जिलों को ये जो है ये कहा जाता है मध्य प्रदेश से। तो आपको वो मैं पूरा यूपी वाले पोर्शन में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इसलिए जो भी लोग हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है आपको इस तरीके से तैयारी कराएंगे जिसमें आप कुछ भी भूलें नहीं, बहुत आसानी से आपको सब कुछ तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संग्रहित या संरक्षित है? कहाँ है? तो ये सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। फिर चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या
जे होटी के नाम से जाना जाता है, तो कौन है ये? इसको बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जेजाग भुक्ति जो है ये या जय होटी, ये एक वीर प्रसावनी भूमि है जो उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको बुंदेलखंड कहा गया है। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, 21 नंबर देखिए क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। पहली पत्रिका, उसका नाम पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, तो दोस्तों जो उसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बाल बोधनी। फिर देखिए लिखा हो, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जो हैं ये दोस्तों इटावा से संबंधित हैं। फिर देखिए तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये तो भाई आपको याद होने चाहिए कि कहाँ। तीसरी बौद्ध परिषद 255 में जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इस समय पे शासक कौन था? अशोक थे। ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक, पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र में मनाई गई थी। चलिए फिर 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है दोस्तों ये 1 अप्रैल 1935 को जो है हुई थी। इसका एक्ट कौन सा था? 1934 एक्ट था, जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में क्या लिखा हुआ, चेमांचेरी कुन्हीर रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नृत्य हैं। तो ये कथकली के हैं। ये तो खैर याद ही करने पड़ते हैं, इनमें कोई भी ऐसी ट्रिक या आपको कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि आप ऐसे याद कर लीजिए वैसे। चलिए फिर देखिए 26 नंबर, 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार ब्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है। तो भारत की रैंक उस समय पे तृतीय थी, तो आप तृतीय लिख लीजिए, बाकी आपको लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। 27 नंबर, 27 नंबर में लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि प्रतिशत कितना था। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय पे 9.8 था। करंट, उस समय के करंट का क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग नागरिकता से। तो भाग 4 जो होता है वो नागरिकता से नहीं, भाग दो नागरिकता से है। भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व तो शायद दे रखे हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, भाग 1 में तो संघ राज्य में उसके क्षेत्र दे रखे हैं, भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए हैं, और भाग 4 में जो है मूल कर्तव्य दिए हैं, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 2 नागरिकता हो जाएगा। फिर देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कम वर्ष से आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा जो है अनुच्छेद, मतलब 24 अनुच्छेद के तहत कितने साल का बच्चा होना चाहिए? 24 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको आप जो है काम पे नहीं रख सकते हैं, वो बाल श्रम में आ जाते हैं। ठीक, चलिए फिर देखिए, फिर अगला लिखा हुआ है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित होता है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया 55 में दी है, अनुच्छेद 55 में। चलिए अनुच्छेद 14 जो होता है वो क्या होता है, विधि के समक्ष समता होती है, समानता होती है। 15 धर्म जाति जो नस्ल लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पे जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दे रखी है, और 61 में अनुच्छेद 61 में जो है उसके ऊपर महाभियोग दिया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा दे रखी है, और अनुच्छेद 51 का में क्या दे रखा है, मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। फिर 31 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत निम्नलिखित में कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। जो पहली लोकसभा हुई थी उसके लोकसभा के उपसभापति की बात की जा रही है। तो अनंत राम अयंगर जो थे, अनंत सयनाम जो है अयंगर जो थे, ये इसके पहली जो है उपसभापति थे। चलिए फिर आगे देखते हैं 32 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। अब 66 हमसे जब पूछा जा रहा है तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, पीछे संविधानों के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो जो 66 जो होता है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और जो 55 होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए तो 66 किससे संबंधित हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा।
सीरिया की राजधानी यहाँ पे पूछी जा रही है। सीरिया आपको पता होगा बहुत फेमस, अभी तो खैर इस समय पे फिर फेमस नहीं है सीरिया, लेकिन एक समय पे, उस समय पे 2018 के आसपास ये बहुत फेमस था, इसलिए सीरिया की राजधानी पूछी गई थी। तो सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क है। याद रखिएगा इस समय पे आपके जो रूस और ये अभी जिसके बीच में युद्ध हुआ है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोनों की मुद्राएँ, दोनों की राजधानियाँ और दोनों के राष्ट्रपतियों के नाम। तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर याद करके जाइएगा, आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं। चलिए 34 नंबर देखिए। 34 नंबर में क्या लिखा है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। चलिए अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश पूछा जा रहा है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी किसमें है? तो नाइजीरिया। ये गरीब भी बहुत है, ठीक है, और इस यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो जो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गरीबी अपने आप ही आ भी जाती है। और ये इंडिया वालों को अभी नहीं समझ में आ रहा है। कंडीशन आगे बिगड़ती जाएगी, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, संसाधन कम होते जाएंगे। चलिए 36 नंबर, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है? तो ये कनाडा की बात की जा रही है। कनाडा ही एक ऐसा इनके पास देश है जहाँ पे जो है उनके पास भूमि जो कह सकते हैं कि जो भूमि का क्षेत्रफल जो है उस पर कुल भूमि क्षेत्रफल से प्रतिशत से ज़्यादा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन लगे हुए हैं। जो वन भूमि का क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है इनके पास। चलिए 37 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो जो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरेगी? जो पश्चिम में गिरेंगी नदियाँ वही बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेंगी। तो जो इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम में नहीं गिरती, पश्चिम में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये आपके पश्चिम में गिरती है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से? ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के पास जाती है, और ये जो है लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती जाके है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिए क्या लिखा? मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के जो है खिलाफ लड़ाई में शामिल थे? यहाँ पे कहा जा रहा है जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थे जिनका नाम कृति भारती था, वो किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थे? तो ये बाल विवाह के विरुद्ध जो है लड़ाई में शामिल हुए थे। इनका मानना था कि बाल विवाह नहीं, अच्छा नहीं है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो ये कार्यकर्ता कृति भारती थे, इनका जो बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था। वर्ष 2011 में जो है कृति भारती ने लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए सारथी ट्रस्ट की स्थापना की थी। सारथी ट्रस्ट अपने विकास व पुनर्वास मुद्दों के साथ बल अधिकार, महिला अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल संरक्षण एवं महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्य करता है। इसका भी जो है हिंदी का पेपर आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको जो न्यूमेरिकल, इसका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होगा वो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, और हो सकता है कि अगर कल ट्राइपॉड आ जाता है तो कल ही मैं उसको फिट करा दूंगा, तो परसों से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो थर्सडे को आता है तो फिर फ्राइडे से क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा भी था कि भाई जो लोग मैथ की क्लास लेना चाहते हैं वो एक बार कमेंट में अपना जो है अपना कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा कि मुझे मैथ की क्लास चाहिए। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मैथ की क्लास मैं आपको जीरो से करा दूंगा। जीरो से लेके आपके जो भी 10-11 चैप्टर हैं मैं ऐसे कंप्लीट कराऊंगा कि आप उनको भूलेंगे नहीं और ऐसे याद भी रहेंगे। बेसिक से शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा मैं, कोई स्पेशली शॉर्ट ट्रिक नहीं लेके आऊँगा, बेसिक से शॉर्ट ट्रिक बनाऊँगा जो आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, और आप पेपर करने जाएंगे तो आपका मैथ में पेपर, मतलब आप ये समझिए कि अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, जिसको मैथ में बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 30 नंबर तक दिला के रहूँगा। 30 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके। वो उसके लिए बस आपको जो है मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो भी मैं पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा आपको उसको अटेम्प्ट करके लगाना पड़ेगा। जो नहीं लगते हैं फिर वो हम लोग लाइव क्लास में उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। बाकी आपका हर जो पूरा फुल टेस्ट जो है वो आपको संडे को जो है होगा। उसके लिए मैं सैटरडे को पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग उसको अपने घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, और घर पे सॉल्व करने के साथ साथ ही संडे को फिर हम लोग उसके ऊपर लाइव चर्चा करेंगे। जिसके भी जो क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं लगते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।